हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड के प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र हम लोग का चल रहा है। प्रश्न पत्र का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें हम लोग कई वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग का 1 लाइनर का 111 नंबर का प्रश्न चल रहा है। चलिए देखते हैं। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका क्या नाम है? तो एक रेनबो है, दूसरी कलरव है और तीसरी गिनतारा है। रेनबो में इंग्लिश होता है, कलरव में हिंदी, गिनतारा में मैथ होता है, गणित। अगला है 112 नंबर का प्रश्न। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। अगला है सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षा अनुसार और अध्यापक के अनुसार समय सारणी बनाई जाती है। अगला है बच्चों के से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये सब प्रोजेक्ट कार्य की उपयोगिता है। समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या आदि का पता चलता है समय सारणी से। एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो जो एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य में पहला कार्य है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षक एवं निरीक्षक का कार्य किया जाएगा। दूसरा है यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। तीसरा है यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। अगला है 117 नंबर का प्रश्न। खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत हैं प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना, मतलब सभी बच्चों को खेलने का अवसर देना। और अगला है प्रत्येक खेल के नियम का पालन करना, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना, मतलब हर कक्षा के अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग मतलब प्रतियोगिता का आयोजन हो। खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना, मौसम अच्छा होने पर बच्चों को खेल कूद का आयोजन करना चाहिए। अगला है 118 नंबर में लोच का सिद्धांत क्या है? तो देखते हैं प्रबंधन एक साधन है। लोच कहते हैं कि प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष एक साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यह लोच का सिद्धांत है। लोच का सिद्धांत क्या है कि प्रबंधन को कैसा किया जाए? तो लचीला किया जाए। अगला है कक्षा में 119 नंबर का प्रश्न है कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है। वो सामग्रियां हैं सैमपट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि, ये सभी कक्षा शिक्षण में आवश्यक सामग्रियां हैं। अगला है प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षक के गुण में है एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर प्रयास करता रहता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शिक्षक अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अगला है 122 नंबर का पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पाठ्य पुस्तकों की
निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिनमें पहला है चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तक में जो भी चित्र बने हुए हैं वो रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर हो। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन का अवसर दिया जाए। और पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल हो, मतलब बच्चों के स्तर के अनुसार हो। अगला है 123 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं? तो अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। उसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। अगला प्रश्न है 124 नंबर का, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए या संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए, या फिर अथवा संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। तो देखते हैं। उत्तर है किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। इसे हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम बताइए। तो समय सारणी के जो दो सिद्धांत हैं, पहला है स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना। दूसरा है छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए समय सारणी का निर्माण करना। अगला है शाला या प्राथमिक शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। तो शाला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखा चित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मानसिक सत्रीय और अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियों को निश्चित कर दिया जाता है। इसे हम शाला कैलेंडर कहते हैं। अगला है शिक्षक संदर्शिका से कोई दो लाभ लिखिए। तो पहला है यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। शिक्षक संदर्शिका क्या है? तो यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। दूसरा है इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला है प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए, जिसमें पहला है विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना और पांचवा है कार्यानुभव विभाग। ये सब प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। अगला है सफल नेतृत्वकर्ता के दो गुण लिखिए। तो जो सफल नेतृत्वकर्ता के दो गुण हैं वह है कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना, दूसरा है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार करना। 130 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना, दूसरा है वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। अगला है 131 नंबर का प्रश्न, प्रार्थना स्तर पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें पहला है छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए, दूसरा है छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। ये प्रार्थना स्तर पर प्रतिदिन का बच्चों का व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी क्रियाएं हैं। किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो पहला है शामपट। शामपट का क्या उपयोग है। तो शामपट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। ये है शामपट। और दूसरा है कंप्यूटर या लैपटॉप, जिससे स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाती है। तो देखते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप क्या है। तो आज
कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। कंप्यूटर क्या है? तो एक आधुनिक शिक्षण उपकरण है और इसके माध्यम से नई तकनीकी के माध्यम से शिक्षा देने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। अगला है 133 नंबर का प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? या प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विज्ञान शिक्षण विज्ञान प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है, मतलब विज्ञान शिक्षण जो है वो विज्ञान प्रयोगशाला के बिना संभव नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करने की तथ्यों के सत्य को जाना जा सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही वैज्ञानिक के सत्य को जाना जाता है। यह विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो पहला है कलर और दूसरा है रेनबो। अगला है किन्हीं 2 विद्यालय अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग बताइए। तो पहला जो विद्यालय अभिलेख है उसका नाम है लॉग बुक। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालयी डायरी है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि, ये सब लॉग बुक में होते हैं। अगला है स्कूली कैलेंडर। तो जो दूसरी अभिलेख है विद्यालय, उसका नाम है स्कूल कैलेंडर। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां को निश्चित कर दिया जाता है, जिसे हम स्कूली कैलेंडर कहते हैं। बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? तो बाल सरकार का गठन विद्यालय में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। 137 नंबर का प्रश्न है, एनसीईआरटी के 2 कार्य बताइए। तो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप उनके स्तर मान को निर्धारित करता है। दूसरा है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है 138 नंबर का, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारियों से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उनके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। ये सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 139 नंबर का, पर्यवेक्षक का क्या उद्देश्य है? तो पहला है शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। दूसरा है विद्यालय में प्रशासनिक ढांचे से उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। ये सभी पर्यवेक्षक के उद्देश्य हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद का जो प्रश्न है, बचे हुए प्रश्न, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।